वेलकम बैक बच्चों, दिस इज अली हमजा। मैं हूं आप लोग केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के 4 इंपॉर्टेंट कवानीन के बारे में। अब वो कवानीन कौन कौन से हैं? पहला कानून है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर सेकंड लॉ है, फिर थर्ड लॉ है, फिर जीरोथ लॉ है। मैंने आप लोगों के सामने जिस तरतीब के साथ लॉज को बोला है उस तरतीब के साथ मैंने लिखा नहीं है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अब वो लॉजिक क्या है? अगर तो मैं साइंटिस्ट को राजी करूं तो उसमें मुझे जीरोथ को पहले लिखना पड़ेगा, फर्स्ट को बाद में, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। अब साइंटिस्ट को राजी करने का मकसद क्या है वो भी समझाता हूं। दूसरी बात, अगर तो मैं हिस्ट्री चेक करूं तो हिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ था, सेकंड लॉ 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ था और थर्ड लॉ 1906 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था। और जो जीरोथ लॉ है वो 1930 में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब मैंने समझाना क्या चाह रहा हूं? समझाना यह चाह रहा हूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ, फिर सेकंड लॉ हुआ, फिर थर्ड लॉ हुआ। जब जीरोथ लॉ इंट्रोड्यूस हुआ तो साइंटिस्ट को इस चाहिए था कि वो इसका नाम फोर्थ लॉ रखें, लेकिन साइंटिस्ट ने सोचा, मिल बैठ के सर जोड़ के सोचा कि जो ये लॉ हम अब इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, ये लॉ बहुत बेसिक लॉ है, ये बहुत बुनियादी लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसलिए इस लॉ को सबसे पहले आना चाहिए। और चूंकि पहले फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड के नाम रख दिए थे, अब फर्स्ट तो दूसरा तो नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने फोर्थ की बजाय इसको उठा के तो जीरोथ का नाम रख दिया। तो फर्स्ट से पहले जीरोथ आया। तो एक्चुअली डिस्कवरी ऐसे है कि फर्स्ट पहले आया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर जीरोथ, लेकिन हम जीरोथ को पहले लिख रहे हैं ताकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट था, इसलिए इसको पहले रखा। आइए स्टार्ट करते हैं सारे लॉ हैं क्या। यह है जीरोथ लॉ। बेसिकली जीरोथ लॉ टेम्परेचर के साथ इसका ताल्लुक है। जीरोथ लॉ का ताल्लुक किसके साथ है? इक्वेलिटी ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर के साथ इसका ताल्लुक है। फर्स्ट लॉ का ताल्लुक है एनर्जी के साथ, सेकंड लॉ का ताल्लुक है केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के साथ, किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी कि वो आया खुद होगा कि नहीं होगा। और थर्ड लॉ का ताल्लुक इंट्रोपी के साथ है। इंट्रोपी, मैं जो ये वर्ड्स बोल रहा हूं ना, इनको नोट डाउन कर ले, ये बात आपको बाद में दोबारा भी आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं जीरोथ लॉ। अब इस जीरोथ लॉ को समझाने से पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये बॉडी ए है, ए वाली बॉडी का टेम्परेचर सी वाली बॉडी के साथ इक्वल है। ए वाली बॉडी का टेम्परेचर सी के साथ इक्वल है, तो इक्वल टेम्परेचर इन दोनों का, और सी का बी के साथ भी इक्वल टेम्परेचर है। अगर इन दोनों का सी के साथ टेम्परेचर इक्वल है तो डेफिनेटली इन दोनों का टेम्परेचर आपस में भी इक्वल होना चाहिए। इन दोनों का टेम्परेचर आपस में भी इक्वल, और यही हमारा जीरोथ लॉ है। क्या कहता है? इफ द टू बॉडीज हैव इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर विद अ थर्ड बॉडी, देन दे आर इन टर्न हैव इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर विद ईच अदर। अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर थर्ड बॉडी से सेम है तो उन दोनों का आपस में भी सेम है। दिस इज द जीरोथ लॉ। आइए इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है। इफ द टू बॉडीज आर इन थर्मली इक्विलिब्रियम, बेसिकली यहां टेम्परेचर का लफ्ज लिखा हुआ है, यहां पे थर्मली इक्विलिब्रियम का लफ्ज लिख दिया। थर्मली इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी, देन दे आर इन आल्सो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अगर दो बॉडीज थर्मली इक्विलिब्रियम है किसी थर्ड के साथ तो वो दोनों आपस में भी उनका थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। दिस इज द जीरोथ लॉ। बहुत बेसिक था इसलिए इसको स्टार्ट पे लिख दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने पहले बता दिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसमें एनर्जी की कंजर्वेशन होगी। बेसिकली मैं इसको स्टार्ट करता हूं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना ही मैं बना सकता हूं ना ही मैं तबाह कर सकता हूं, लेकिन हाँ, एक शक्ल से एनर्जी दूसरी शक्ल में ट्रांसफर जरूर हो सकती है। लेट्स सपोज दिस, ये मेरे पास मार्कर है, अब मैंने इसको पकड़ा हुआ है, इसकी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी में जैसे ही वो मार्कर नीचे जमीन पे गिरा तो वो उसकी आपको टक की आवाज आई होगी, तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो मतलब पहले पोटेंशियल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर साउंड एनर्जी, फिर हवा के अंदर। बेसिकली एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यही लॉ है कि एनर्जी को तबाह नहीं कर सकते, जाया नहीं होती, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ट्रांसफर होती है।
दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी दूसरी फॉर्म ये है, ए सिस्टम कैन नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट एनर्जी। किसी सिस्टम की क्या मजाल है कि वो एनर्जी को बना सके या तबाह कर सके। सिस्टम एनर्जी को ना बना सकता है ना तबाह कर सकता है। अब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर जरूर होती है। मैं कुछ एग्जांपल्स और समझाता हूं। लेट्स सपोज ये मेरे पास सेल है जो हम आमतौर पे बैटरी में लगाते हैं। ये सेल है, इसको मैंने स्टार्च में लगाया तो इसमें से लाइट प्रोड्यूस होगी। इस सेल में केमिकल रिएक्शन होगा जिसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। इसके पास केमिकल एनर्जी होगी और वही केमिकल एनर्जी बाद में लाइट की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने जा रही है। इसकी बात एक और, ये आप लोगों को ये एक ना मैंने दरख्त बनाया है और इस दरख्त के ऊपर ना कुछ सेब लगे हुए हैं और आपको रेड कलर के नजर आ रहे हैं, इसका मतलब सेब बड़े पके हुए हैं। तो अब पका हुआ सेब है तो ये जमीन पे गिरेगा ही गिरेगा। नीचे न्यूटन बैठा है और ये वही न्यूटन है जो फिजिक्स में था, लेकिन आप लोगों ने फिजिक्स में नहीं जाना, अपने केमिस्ट्री में रहना। अब मैं एक्चुअली फिजिक्स वालों ने ना वो सेब न्यूटन के सर पे मारा था, हम उसको नहीं मार रहे, हम थोड़ा सा सामने करके सेब को गिरा रहे हैं। अब सेब जो है जो ही जमीन पे गिरेगा, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। जब तक सेब यहां पे टहनी के साथ लगा हुआ था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही वो टूट के गिरेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और जमीन पे आके वो साउंड एनर्जी में या उस फल को तोड़ने में यूज हो जाएगी। सो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है लेकिन तबाह नहीं होती, ना ही जाया होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमसे ये डिमांड करता है और इसका फॉर्मूला है डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W, हीट प्लस वर्क डन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद में आता, मैं आपको इसकी मेन बात बताता हूं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को बताता है। स्पॉन्टेनिटी को मतलब केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। चलिए मैं आपको हर बात में सिखाता हूं। ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। मिसाल के तौर पे यहां पे ये एक आपको नजर आ रहा है ढलवान सी एक मैंने सतह बनाई है, इसके ऊपर मैंने यहां बॉल रखा है। अब बॉल को जो ही छोड़ेंगे तो वो खुद ही नीचे आ जाए। तो यहां पे बॉल खुद नीचे आया तो वो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, खुद होने वाला प्रोसेस, वो खुद ही बॉल नीचे आ जाएगी। अब क्या वो बॉल खुद वापस जा सकती है? नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो खुद हुआ है उसमें एनर्जी यूज नहीं हुई। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ऊपर से बॉल का खुद नीचे आना वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब वो वापस नहीं जाएगा, वो एक ही डायरेक्शन में आया था, वापस नहीं जाएगा। तो मतलब ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, वो वापस नहीं जाते। मैंने मार्कर को पकड़ा, मैंने छोड़ दिया, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद ही गया है। मैंने पकड़ के नीचे लेके नहीं गया, खुद मार्कर गया है, वो वापस नहीं आया। तो मतलब ये इरिवर्सिबल है। ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। मैं आप लोगों को कुछ कॉमन एग्जांपल्स एप्लीकेशन समझा रहा हूं। मैं आपको एप्लीकेशन समझा रहा हूं, कहां यूज हो रहा है, ये लास्ट किधर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये समझा रहा हूं। ओके, लेट्स सपोज यहां पे कुछ बारिश वगैरह हो रही है और ये एक पहाड़ी है या ये एक पूरे का पूरा पहाड़ है, इसके ऊपर बारिश हो रही है और वाटर जो है ना वो ऊपर वाली जगह से ऑटोमेटिकली नीचे वाली जगह पे आएगा। मतलब वाटर अप हिल से लो हिल पे मूव करता है, ऊंचाई से नीचे ढलवान की तरफ पानी मूव करेगा ही करेगा। तो वाटर मूव करेगा अप हिल से लो हिल की तरफ, ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नीचे से पानी ऊपर नहीं जाता, उसमें एनर्जी यूज होती है और फिर वो स्पॉन्टेनियस नहीं रहता। यह है पहला पॉइंट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हमारे पास कुछ डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कुछ डिफरेंट शक्लें हैं। उसकी एक शक्ल ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। दूसरी बात, ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेंड टू प्रोसीड टू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे जाना चाहते हैं। अब वो उसका मतलब क्या है? मतलब मेरे पास एक बॉडी है, उसके दो एंड हैं। एक एंड वेरी हॉट है, मतलब हार्ड पार्ट है, और दूसरा एंड उसका कोल्ड पार्ट है। हमें पता है इसके पास एनर्जी या हीट बहुत ज्यादा है और यहां पे हीट बहुत कम है। सो बेसिकली यहां से हीट ट्रांसफर होगी हार्ड पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ। वो मैं तो नहीं हीट लेके जा रहा, वो खुद ही जाएगी। तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और इसका मतलब वो कब तक हीट मूव करेगी? हीट उस वक्त तक मूव करती रहेगी जब तक इन दोनों साइड्स का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो मतलब ये हुआ कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे जाने के लिए सब कुछ करते हैं। तो यही लिखा हुआ है, ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेंड टू प्रोसीड टू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सारे के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड बात, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। बेसिकली ये केल्विन प्लैंक ने हमें स्टेटमेंट बताई थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड। वो क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक ऐसा डिवाइस बना सको, आप एक ऐसा इंजन बनाओ जो क्या करे, जो सिंगल हीट सोर्स पे काम करे, मतलब एक हीट का सोर्स उसको दे हीट, और वो सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट वर्क ऑन अ सिंगल हीट सोर्स एंड कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स हीट एनर्जी इनटू द वर्क। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं यूं कहूंगा कि लेट्स सपोज ये है हीट सोर्स, मैं कहता हूं कि हीट सोर्स ने यहां से 100 जूल हीट को ट्रांसफर किया है इस इंजन के पास। अब अगर ये इंजन वर्क भी करेगा और यहां पे 100 जूल वर्क करना इम्पॉसिबल है किसी भी इंजन के लिए, जितनी वो हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा उतना वर्क करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं यूज होती है और कहीं ना कहीं वो डिसिपेट होती है, वो जाया हो जाती है। इसीलिए परफेक्ट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। परफेक्ट इंजन विद 100% एफिशिएंसी पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं इंजन की एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा और एनर्जी कहीं ना कहीं यूज होगी और जाया होगी। ये इसकी दूसरी बात, परफेक्ट इंजन विद 100% एफिशिएंसी इज इम्पॉसिबल। प्लैंक केल्विन प्लैंक की ही दूसरी बात है ये, परफेक्ट इंजन विद 100% एफिशिएंसी इज इम्पॉसिबल। आगे क्लेजियस की स्टेटमेंट है, और मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं ना ये सारी बातें सेकंड लॉ के बारे में, सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करिए। अभी क्लेजियस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए कोल्ड पार्ट टू, ऐसा हो ही नहीं ना सकता। इस आप कहीं ना इस कोल्ड पार्ट से हीट को ट्रांसफर करना इधर और वो खुद ही हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा कोई इंजन भी नहीं है जो कोल्ड पार्ट से हार्ड पार्ट की तरफ हीट को ट्रांसफर खुद ही करे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो स्पॉन्टेनिटी के लिए एनर्जी वहां पे यूज होने वाली है। तो ये तो बात ही बिल्कुल गलत है। इसलिए बिल्कुल ऐसा ये उसने कहा ऐसा इंजन बनाना ही पॉसिबल नहीं है जो कोल्ड पार्ट से हार्ड पार्ट की तरफ एनर्जी को खुद ही मूव करवा दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा इंट्रोपी, इंट्रोपी ये ना बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो ज्यादा अच्छी शक्ल है ना, जिसको ज्यादातर लोग मानते हैं, वो यही वाली है। मैंने लिख दिया है मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में जिसके लोग ज्यादातर बातें करते हैं ना, वो यही बात है। द टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम और सराउंडिंग इंक्रीज इन ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पूरे सिस्टम या सराउंडिंग की टोटल एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में इंक्रीज हो जाती है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि इसके अंदर भी लफ्ज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का यूज हो रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस ऐसा प्रोसेस जो खुद ही हो। चले मिसाल के तौर पे ये मैंने आइस क्यूब्स रखे हैं, बर्फ मैंने फ्रिज से निकाल के अभी अभी लाके यहाँ पे रखी है, तो वो बर्फ ऐसा ऐसा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। मेल्ट क्यों होगी? बिकॉज यहां से उसने एटमॉस्फेयर से हीट को ऑब्जर्व किया, जब वो हीट को ऑब्जर्व करेगा तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा एक बात और, आपको ना लफ्ज इंट्रोपी का मतलब तो पता होगा, मैं आपको इंट्रोपी का मतलब समझाता हूं। इंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस। इंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, मतलब बेतरतीबी, बेतरतीबी, बेतरतीबी। डिसऑर्डरनेस का मतलब बेतरतीबी। मैं इसको ना इसको जरा समझाना चाह रहा था इंट्रोपी को। बेसिकली जब ये हमारे पास आइस क्यूब्स थे तो उसमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान में तरतीब थी, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो मॉलिक्यूल्स के अंदर रैंडमनेस बढ़ जाएगी, बेतरतीबी बढ़ जाएगी, तो इंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो यही हम कहना चाह रहे हैं, जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो खुद ही की है, हमने नहीं करवाई, खुद ही करेगा, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट भी खुद होगा, मतलब सारा काम स्पॉन्टेनियस चल रहा है। और उस स्पॉन्टेनियस काम के अंदर हमारे सिस्टम की इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस बढ़ रही है। यही लिखा हुआ है द टोटल इंट्रोपी ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग इंक्रीज इन स्पॉन्टेनियस, पर वो इंक्रीज करती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर। तो इसके अंदर यही बात है। आगे है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये इसका आखिरी लॉ है, और मैंने बता दिया कि इसके बाद फोर्थ आया था, लेकिन साइंटिस्ट ने सर जोड़ के बैठे, उन्होंने कहा फोर्थ नाम नहीं रखना, ये इतना अच्छा है या बुनियादी बात है कि इसको पहले रखना है, इसलिए उन्होंने इसका नाम जीरो रख दिया था। द एंट्रोपी ऑफ ए कंप्लीटली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या मतलब इस बात का? एक बात याद रख लीजिएगा, यहां पे ना एक टेम्परेचर का जिक्र किया उसने, और वो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मैं इसके बारे में एक बात बोलना चाह रहा हूं। इट इज दैट टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। ये वो टेम्परेचर है जहां पे मॉलिक्यूल्स की मोशन रुक जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की मोशन ही रुक जाए, या इट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस शुड बिकम इक्वल टू जीरो। ये वो टेम्परेचर है जहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, मॉलिक्यूल्स की मोशन रुक जाती है। इट इज हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, इट इज इक्वल टू -273.16 डिग्री सेल्सियस, इट इज इक्वल टू 0 केल्विन।
मैंने इसके बारे में सारी बातें बोली हैं। किसके बारे में? वो सारी बातें हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में। अब ये वो टेम्परेचर है जहां, पहली बात ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हाइपोथेटिकल ख्याली बातें हैं। दूसरी बात, अगर हम इस टेम्परेचर पे पहुंच जाएं तो किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का इस टेम्परेचर पे मोशन जीरो हो जाती है। अगर मॉलिक्यूल्स की मोशन जीरो है तो उनमें रैंडमनेस नहीं होगी, तो उनमें रैंडमनेस भी जीरो है, क्योंकि तरतीब आ जाएगी, वो बेतरतीबी नहीं होगी। इसलिए हम बोलने जा रहे हैं किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर इस टेम्परेचर पे इंट्रोपी जीरो हो जाती है। इंट्रोपी, रैंडमनेस जीरो, इंट्रोपी, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल प्लेन, मॉलिक्यूल्स में मोशन ही नहीं है। ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये है आज का टॉपिक। ऑल द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके एक छोटे से काम से किसी का फायदा हो जाए तो ये बहुत बड़ी नेकी है, दूसरों का फायदा करना चाहिए। अल्लाह ताला आप लोग का हामी नसर हो। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।